हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को पिछली क्लास में भाग 2 के बारे में बताया था और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बारे में एक एक करके आप सभी को बताया था। अब आपको भाग 3 के बारे में बताएंगे। भाग 3 भाग 3 में आपके हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार, देखिए मूल अधिकार हमारे 1931 में, मूल अधिकार 1931 में कराची अधिवेशन में, कहा कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में मूल अधिकार के लिए कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका प्रस्ताव रखा था। और यह कांग्रेस की सरकार थी। तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है। यह यूएसए के संविधान से आया था। यह यूएसए के संविधान से आया था। यह नैसर्गिक है। कैसा है? यह नैसर्गिक है। नैसर्गिक है। यह नैसर्गिक मतलब यह आपको बचपन से ही दे दिया जाता है। जब आपका जन्म होता है तो ये आपको तुरंत मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप अभी बड़े हैं, आपको कोई ना कोई अधिकार होंगे। मूल अधिकार मतलब कोई एक अधिकार नहीं है, इसके अंदर बहुत से अधिकार हैं। ठीक है। तो अभी आप नैसर्गिक तौर पर, अब जैसे नैसर्गिक आपका ऐसे जन्म होता है तो जो बच्चे रोते हैं वो भी मूल अधिकार के अंदर आता है। वो भी मूल अधिकार के अंदर आता है। अब आप रो तो वो भी मूल अधिकार के अंदर आएगा। आप रोने मत लगना। ठीक है, रोना मत। आपका बोलना, आपका हंसना, ये सब मूल अधिकार के ही अंदर आता है। ठीक है। तो ये कैसा है? नैसर्गिक है और यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहां से? यूएसए के संविधान से लाया गया है। इसकी रक्षा कौन करता है? आपके मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? इसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट यानी एससी और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके मूल अधिकारों की रक्षा करती है। यानी आपके मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट ना जाएं, पहले आपको हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट आपके राज्य में, हर राज्य में हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट एक ही जगह पर है। अब मान लीजिए कोई तमिलनाडु वाला है, वो अपने मूल अधिकार के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना सही नहीं समझेगा, कि बहुत दूर पड़ जाएगा। कहाँ आएगा वो? हाई कोर्ट पहले आएगा। कहाँ आएगा? हाई कोर्ट पहले आएगा। ठीक है। तो आपके मूल अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। ठीक। आपके मूल अधिकारों पर किस पर? मूल अधिकारों पर राष्ट्रपति, आपके मूल अधिकारों पर राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपके मूल अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। निलंबित कर सकते हैं मतलब आपने बोला कि हमारा अधिकार है कि हम कुल्हाड़ी चला सकते हैं। चलो मान लिया आपका अधिकार है, आप कुल्हाड़ी चला सकते हैं। तो आपका ये अधिकार है कि आप कुल्हाड़ी चला सकते हैं। आपका ये अधिकार नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर कुल्हाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का अधिकार है कि वह जीवन जी सकता है। यानी कि आप अपने अधिकारों के चलते हुए किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। यह मूल अधिकार यह भी बोलता है। तो आप अगर आपका अधिकार है कुल्हाड़ी चलाना, तो आप किसी व्यक्ति के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं चलाएंगे, क्योंकि उसके भी मूल अधिकार हैं कुछ। अगर आप ऐसा करेंगे, उसके मूल अधिकारों का हनन होगा, तो वह भी आप पर एक्शन ले सकता है। अगर यह बात राष्ट्रपति तक पहुंच जाती है, तो आप अब बिल्कुल ही नहीं, एक बार सिर्फ है, राष्ट्रपति तक पहुंच जाती है तो आपके अधिकारों को निलंबित कर सकता है। क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक, निलंबित कर सकता है मतलब कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म कर देगा, नहीं,
1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक चाहे 6-7 महीने तक, तब तक के लिए वह आपके अधिकारों को बंद कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है। और संसद में क्या कहा गया है? संसद का कहना है संसद आपके मूल अधिकारों पर, संसद आपके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्या लगा सकती है? प्रतिबंध। यानी अगर कोई ऐसी आपत्ति जिससे आपने किसी के मूल अधिकारों का हनन किया है और यह बात, आप मूल अधिकारों का गलत उपयोग कर रहे हैं, यह बात संसद तक पहुंच जाती है, तो वह उस अधिकार पर प्रतिबंध लगा देती है, यानी कि वह उस अधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। जैसे कि मान लीजिए अभी हिंदू समाज, मुस्लिम भाइयों में था कि कोई व्यक्ति 3 बार अगर बोलता है तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो जाता है, मतलब रिलेशनशिप खत्म, ठीक है। लेकिन यह जब देखा गया कि मान लीजिए, अच्छा इसकी प्रताड़ना किसे झेलनी पड़ती है? इसकी प्रताड़ना महिलाओं को झेलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आदमी तो मान लो जॉब कर रहा है, पैसे आ रहे हैं, उसका जीवन तो कट जाएगा। महिलाएं किसी भी प्रकार की कोई भी जॉब नहीं कर रही हैं, और पहले के ज़माने में महिलाएं इतनी पढ़ी हुई नहीं थी और जो कि वो जॉब वॉब करें, ठीक है। तो इसके तहत उन्हें, उनका जीवन एक कष्ट में हो जाता है यार, उनका जीवन बहुत दुख हो जाता है। यह सरकार देखते हुए सरकार ने कहा, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। किस पर? 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया। और अब ऐसा नहीं है कि प्रतिबंध लगा बिल्कुल ही खत्म कर दिया। अब सरकारी तौर पर ही आप तलाक दे सकते हैं, उससे पहले आप तलाक नहीं दे सकते। अगर आपने बोला तलाक तलाक तलाक, तो सरकार आपको तलाक बना देगी, वो आप जानो कैसा बजेगा, ठीक है। तो सरकार ने क्या, संसद ने क्या लगाया उस पर? संसद ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, ठीक है। मूल अधिकारों में खासकर आपके खुद के अधिकारों की बात की गई है। मूल अधिकारों में खासकर आपके खुद के अधिकारों की बात की गई है। और सभी में तो मान राजनीति भी है, कानून है, लेकिन मूल अधिकारों में आपके जो अधिकार हैं उन अधिकारों की बात की गई है। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक की व्याख्या की गई है। कितनी? अनुच्छेद 12 से 35 तक की व्याख्या की गई है। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 पहले पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 12 में कहा गया परिभाषा। अनुच्छेद 12 में कहा गया है परिभाषा। क्या परिभाषा है? कि स्टेट आपका राज्य, कौन सा राज्य? ये राज्य नहीं आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये वाला राज्य नहीं। स्टेट राज्य मतलब स्टेट, जैसे कि आप मान लीजिए आपका रेलवे है, ये भी एक राज्य है। वन विभाग ये एक राज्य है। जल विभाग यह एक राज्य है। आपका जो एयरलाइंस है वो वाली भी एक राज्य के थ्रू ही आते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? राज्य हैं, ठीक है। मतलब वो राज्य नहीं, स्टेट है ये, मतलब समझे, एक स्टेट बोलते हैं इसे। जो खुद के कानून खुद बनाते हैं उन्हें स्टेट कहते हैं, तो मान लीजिए आपका जो रेल मंत्रालय है यह अपने कानून स्वयं बनाता है। ये क्या है? स्टेट है। ये क्या है? स्टेट। अब आप ये देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप मानिए, स्टेट में क्या कहा गया है कि अगर स्टेट अपना कोई भी कानून बनाता है तो वह दूसरों के मूल अधिकारों के बारे में ध्यान रखकर ही बनाएगा। मतलब कि उसे कानून वह बना रहा है वो ठीक है, लेकिन उसे सामने वाले के भी कानून मूल अधिकारों को देखना होगा कि उसके मूल अधिकारों पर, उसके मूल अधिकारों का कोई भी हनन ना हो। जैसे कि मान लीजिए रेल मंत्रालय है, ठीक है। यहाँ रेलवे में लाइन पटरियों के बीच में एक पेड़ खड़ा है। क्या खड़ा है? पेड़ खड़ा है। पेड़ पर पंछी बैठे हैं, पेड़ पर पंछी रहते हैं। तो जब रेल मंत्रालय ने कहा कि इस पेड़ को काटा जाए, रेल मंत्रालय ने क्या कहा? इस पेड़ को काट दिया जाए। तो जब यह बोला तो तब तक वन विभाग आया। वन विभाग बोला नहीं, ये हमारे भी मूल अधिकार हैं, उन पर पक्षी बैठे हुए हैं, आप नहीं काट सकते। तो यह रेल अधिकारी बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मानते हैं आपका अधिकार है,
लेकिन जो हमारी ट्रेन आ रही है उसके भी तो भैया कुछ अधिकार, उस पे कुछ उसके नहीं अधिकार, मतलब उस पे जो लोग बैठे हैं उनका जीवन जीने का अधिकार, अगर ये नहीं काटा गया तो ट्रेन भी पलट जाएगी, सभी लोग मारे जाएंगे। तो जब ऐसी बात है, हाँ इनके भी अधिकार है, इनके भी अधिकार है, अब दोनों की बात सही है भाई, उसके भी अपने मूल अधिकार है, इसके भी मूल अधिकार है, इसका सही करेंगे तो इसके हनन होगा, इसका सही करेंगे तो इसका हनन होगा। तब रेल मंत्रालय कहती है ठीक है, आपका यह पेड़ हम काट ले रहे हैं, ठीक है, आपका यह पेड़ हम काट दे रहे हैं क्योंकि हमें इनकी जान भी बचाने, इनके मूल अधिकार भी बचाने हैं, इनका जीवन बचाना है। लेकिन हम आपका अगर एक पेड़ काटे हैं तो हम इससे ज्यादा पेड़ आपके कहीं और लगवाएंगे। ये तय हो जाता है कि अगर हमने एक पेड़ काटा है तो इससे ज्यादा पेड़ कहीं हम लगाएंगे पक्का, ठीक है। तब यह पेड़ काट दिया जाएगा और दोनों के अधिकारों को बचा लिया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप समझ गए कि स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती इससे कि किसी दूसरे के मूल अधिकारों का हनन हो, समझे। लिख दें आपकी परिभाषा, स्टेट जब भी कानून बनाएगी या बनाएगा, स्टेट जब भी कानून बनाएगा तो दूसरों के मूल अधिकारों का ध्यान रखेगा। परिभाषा में भी यही बोला गया है कि स्टेट जब भी कानून बनाएगा तो दूसरों के मूल अधिकारों का ध्यान रखेगा। समझ में आ रही बात। अब ये ना समझ में आए तो आप ऐसे समझ लीजिए, एरोप्लेन जब लैंडिंग करता है, मान लीजिए बीच में एक पेड़ खड़ा है, ठीक है, पायलट को सही से नहीं दिख रहा है, बीच में पेड़ खड़ा है, पायलट को सही से नहीं दिख रहा है, तो जब भाई एयरलाइन वाले तो ये बोलेंगे कि ये कटवा दो, वन विभाग आ जाए, वो बोले नहीं मूल अधिकार है नहीं कटेगा, तो क्या बोलेगा एयरप्लेन, भैया इसमें भी कुछ लोग बैठे एरोप्लेन में, उनके भी कुछ मूल अधिकार हैं, अगर ये नहीं कटा तो इनके अधिकार खत्म, और ये कट गया तो ये तो बच जाएंगे, इसके अधिकार खत्म। तो फिर वही बात होती है कि इसे तो काट दिया जाएगा, इसकी बदले कहीं और पर हम इससे ज्यादा पेड़ लगाएंगे, तब अधिकार बचते हैं, ठीक है। तो कानून स्टेट जब भी कानून बनाएगा तो दूसरों के मूल अधिकारों का ध्यान रखेगा, यह आपके अनुच्छेद 12 में कहा गया है, ठीक है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 13 में आपके अल्पीकरण की बात की गई है। किस चीज की बात करी गई है, अल्पीकरण। अल्पीकरण अल्पीकरण क्या होता है, ठीक है। अल्पीकरण की बात यह है कि आपका देश आजाद हुआ, मतलब भारत आजाद हुआ था 1947 में। अगर कोई भी कानून 1947 से पहले अगर कोई भी कानून ऐसा कानून बना है जिससे दूसरों के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो वह कानून अल्पीकरण यानी कि अनुच्छेद 13 के तहत खत्म कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और 1947 के बाद भी अगर कोई ऐसा कानून बना है जो आपके मूल अधिकारों का हनन करता है, तो उसे भी अनुच्छेद 13 के तहत खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं अनुच्छेद 14 की तरफ। अनुच्छेद 14 में कहा गया है आपको, एक है आपका विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। एक है आपका कानून का समान संरक्षण, यह आपका यूके से आया है,
यानी कि ब्रिटेन से, और ये आपका यूएसए से आया है। ठीक है, देखिए पहला आपको बोला गया है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। ये आपका यूके यानी कि ब्रिटेन से आया हुआ है। कहाँ से आया है? ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन से चल के नहीं आया है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि सरकार कभी भी अमीर गरीब छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। और इसमें कहा है कानून सबके लिए समान है, समान संरक्षण देगा कानून। अब मतलब जैसे मान लीजिए आप कोर्ट में गए, कहाँ गए? कोर्ट में गए, और फिर कोर्ट में जाकर आप कौन है? डीएम है, एसडीएम है, या उससे कोई बड़े पदाधिकारी हैं, कोई बिजनेसमैन है, या बिल्कुल गरीब हैं, या बिल्कुल मतलब थोड़े मीडियम साइज के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर वहां गए तो वहां पर आपके लिए कानून बिल्कुल बराबर हो। वहां पर कटघरी में खड़े होने के लिए आपको कोई स्पेशल से चेयर नहीं दी जाएगी, मतलब स्पेशल कुर्सी आपको नहीं दी जाएगी, कितने भी बड़े बने रहें या आप कितने भी छोटे बने रहें, आपको धरती में बैठने का वो नहीं कह देंगे ये धरती में बैठो, तुम छोटे हो, तुम धरती में बैठो। आप खड़े ही रहेंगे वहां पर, क्योंकि वहां पर सबके लिए समान कानून है। ये कहाँ से आया है? कानून का समान संरक्षण, यानी कानून हमें समान रूप से देखेगा, कानून हमें समान रूप से ही देखेगा, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर कोई गरीब नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में कहा गया है आपका जाति, जाति होगी आपकी धर्म लिंग, जाति धर्म लिंग और जन्म स्थान। अनुच्छेद 15 कहता है कि आपको जाति धर्म लिंग और जन्म स्थान के चलते हुए किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किस जाति के हैं, बड़ी जाति छोटी जाति कोई फर्क नहीं पड़ता कानून के लिए। आप किस धर्म के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी धर्म के रहिए। आप का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या नपुंसक लिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी लिंग से हो। आपका जन्म स्थान कहाँ पर है, आप एमपी में है, यूपी में है या यूके में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन चारों को लेकर के कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अगर आपने मान लीजिए जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव किया, और या आपने किसी को भी बोल दिया ये छोटी जाति है बड़ी जाति है, और उसने अगर कोर्ट में बोल दिया जाके कि इसने हमें छोटी जाति बोला था, इसने हमें छोटी जाति बोला था, तो आप पर सीधा एक्शन लिया, आपको सीधा अरेस्ट किया जाएगा। यह बाद में देखा जाएगा कि आपने बोला है या नहीं बोला, यह बाद में देखा जाएगा, आपको पहले अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे मूल अधिकार में आता है, क्योंकि ये मूल अधिकार में आता है। इसका सीधा कहाँ एचसी से जाता है, यानी कि हाई कोर्ट सीधा देखता है इसे, और सुप्रीम कोर्ट देखता है, पहले हाई कोर्ट ही देखेगा। ठीक है, आप जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का। हमने देखा था कि नपुंसक लिंग को भी लोग अरे ये वो है ये वो है ये फलाना ठिकाना, अब किसी भी प्रकार का नहीं। अगर उन्होंने केस किया तो आपको सीधा जेल में डाला जाएगा, बाद में पूछा जाएगा कि आपने क्या बोला था, आप अपनी सफाई बाद में देंगे, पहले आपको सीधे जेल में डाला जाएगा। समझ रहे? फिर है आपका जन्म स्थान, जन्म स्थान आप कहाँ पर जन्मे, कहाँ पर जन्मे कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश या आपका बिहार कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर आपको कोई बोलता है कि तुम यहाँ से जन्मे हो, तुम ये हो तुम वो हो, गलत बोलता है, आप सीधे केस करिए एचसी में, यानी कि हाई कोर्ट में, उसे सीधा अरेस्ट किया जाएगा। फिर बाद में देखा जाएगा उसने ये बोला था नहीं बोला था। ये आपके मूल अधिकार हैं। और यार देखो, आप होता है कि भारत को कौन बांट रहा है, यही बांट रहा है। आप चाइना कभी जाना, चाइना वहां पर लड़कियां भी वैसे ही काम करती हैं जैसे कि एक पुरुष करता है, यानी एक जैसे एक आदमी करता है वैसे औरतें भी काम करती हैं। अगर मोमोज की ठिलिया मान लो एक आदमी लगा रहा है, तो औरतें भी मोमोज की ठिलिया लगा रही होंगी, काम वहां कर रही होंगी। मतलब वहां पर कोई भेदभाव नहीं है कि तुम लड़की हो तुम ये नहीं करोगे, तुम लड़को। अब भारत में इतना है, अगर आदमी ये कर रहा है
तो औरत ये नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है भैया? यार अब बात वही है कि बोलना नहीं चाहती हैं वो। क्यों, हमें क्यों नहीं करना चाहिए भाई? उनके भी अधिकार हैं, उन्हें भी मूल अधिकार। उन्हें क्यों तुम लिंग के रूप में बांट रहे हो? वो भी एससी में जा करके आपके ऊपर केस दर्ज करा सकती हैं, आपको अंदर करा सकती हैं, ठीक है? तो आपको पता है जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता। अब लोक नियोजन क्या है? लोक नियोजन को हम लोग सरकारी नौकरी बोलते हैं अपने रूप में। सरकारी नौकरी यानी कि सरकार अपनी नौकरी देने के लिए यह कभी नहीं देखेगी कि आप किस लिंग के हैं। सरकार ये नहीं देखेगी आप किस जाति के हैं। सरकार ये नहीं देखेगी आप किस धर्म के हैं। इसमें किसी प्रकार भेदभाव ना करते हुए सबके लिए समान तरह से सरकारी नौकरी सबको दी जाती है। समझ में आई? तो क्या है लोक नियोजन में समानता? किसमें है? अनुच्छेद 16 के तहत। किसके तहत? 16 के तहत ही सरकारी नौकरी हमें समान अधिकारों के तहत दी जाती है सबको, ठीक है? इसमें ये नहीं है कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप इस लिंग के हैं, आप इस जाति के हैं, आप इस धर्म के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन आर्मी देखे हो? इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी धर्म पूछते हो? ये सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, या आपके हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, कभी नहीं देखा गया होगा, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में। और अगर वो ये देखने लगे कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, तो आज भारत खत्म था। भारत आज खत्म हो गया था बिल्कुल। इसीलिए वहां पर कोई, सब बराबर है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना छोटा, ना बड़ा, सब बराबर बिल्कुल। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पष्टता। अस्पष्टता क्या है? देखिए, अस्पष्टता पहले चलता था, जिसे हम लोग एक तरह से बोलते छुआछूत। कोई बड़ी जाती है, कोई छोटी आती है, आया बोला अरे ये आ गया, इसने ये अब ये मंदिर में चला गया, अब मंदिर दूषित हो गया। कुछ नहीं है, अब खूब जाओ मंदिर, खूब जाओ, जहां जाना है वहां जाओ। अगर अब आप वो मंदिर में गया, आपने बोला कि ये मंदिर में चला गया, छूत हो गया मंदिर, इसे कुछ गलत बोला, तो अस्पष्टता अनुच्छेद 17 के तहत अपने मूल अधिकारों के हनन के तहत आप पर फिर से केस कर सकता है। कहां से? एचसी के तहत। कहां से? एचसी पे जाके, यानी कि हाई कोर्ट में जाके। भाई अगर वो जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट भी चला जाए, कोई वो तो है नहीं, ज्यादातर हाई कोर्ट ही जाते हैं लोग, ठीक है? अब अस्पष्टता को बिल्कुल रूप से समाप्त कर दिया गया है। मतलब गांवों में कहीं कहीं है, थोड़ी बहुत है अभी, ठीक है, लेकिन उम्मीद यही है कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए अगर भारत को विकसित बनाना है तो, अन्यथा उनकी मर्जी। अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अच्छा, उपाधियों का अंत यानी कि कैसी उपाधियों का अंत? मान लीजिए उपाधियों का, कैसी उपाधियों का अंत? वो उपाधियां जो बहुत पहले चलते थे। कोई बड़े लोग हैं, धनी हैं, तो बोलते हैं ये वो हैं, क्या बोलते हैं, ये राजा के मंत्री हैं, ये राजा साहब हैं, ये सरकार हैं। सब खत्म,
सिर्फ कौन सी उपाधियां आप रख सकते हैं, ये उपाधियां नहीं रख सकते कि ये मंत्री थे उनके, ये फलाने थे उनके, सब खत्म। सिर्फ अब वही उपाधियां हैं, कौन सी, एक शिक्षा की उपाधि, शिक्षा की उपाधि, शिक्षा सुरक्षा की उपाधि, शिक्षा और सुरक्षा की उपाधि, और सरकार की उपाधि। सरकार ने जैसे आपको पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया, ये सब भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और विदेश में अगर आपको कोई मतलब उपाधि दी जा रही है, मतलब दूसरे देश में अगर उपाधि दी जा रही है, तो आप उसे भी तब तक नहीं ले सकते जब तक राष्ट्रपति अनुमति ना दें। अगर आपको मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिल रहा है, मना राष्ट्रपति, आपने राष्ट्रपति से पूछा कि क्या हम इसे ले सकते हैं, राष्ट्रपति ने बोला नहीं ले सकते, राष्ट्रपति ने क्या बोला, नहीं ले सकते, तो आप उसे फिर नहीं ले सकते हैं। अगर राष्ट्रपति ने बोल दिया कि हाँ ले लीजिए, तो फिर आप उसे ले लीजिए, उसे आप रख सकते हैं। लेकिन उन उपाधियों को खत्म कर दिया गया जो पहले बोलते थे हम मंत्री हैं यहाँ के, हम ये साहूकार हैं, हम फलाने हैं। अब किसी प्रकार की कोई भी वो उपाधि नहीं है। शिक्षा की उपाधि, सुरक्षा की उपाधि और विदेशी उपाधि और सरकारी उपाधियों के अलावा सुरक्षा में आपकी कौन सी उपाधि, वो परमवीर चक्र वगैरह, ये सब आपकी सुरक्षा की उपाधि में आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 देखो, अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान की रीढ़, या इसमें आपको इतने अधिकार दिए गए हैं, बहुत से अधिकार दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं इसमें, पहला आपका दिया गया है अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति मतलब बोलना, बोलने का अधिकार किसमें है, आपके अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। संविधान की रीढ़ जिसे हम बोलते हैं, पहला अभिव्यक्ति यानी बोलने का अधिकार, ठीक है। यहीं पे मान लीजिए जगह कम है तो इतने में ही लिखना पड़ेगा। दूसरा है आपका सभा, आप कोई भी सभा बना सकते हैं, इसका भी अधिकार आपको 19 के तहत ही दिया गया है, ठीक है। तीसरा है आपका संगठन, आप किसी भी प्रकार का संगठन बना सकते हैं, यह भी अनुच्छेद 19 के तहत ही दिया गया है। चौथा है आपका भ्रमण का अधिकार, किसका अधिकार, भ्रमण का अधिकार, आप चारों दिशा में जिधर चले जाएं, जिधर घूमना है आपको, यह भी आपको अनुच्छेद 19 के तहत ही दिया गया है, ठीक है। भ्रमण का अधिकार भी आपको 19 से तहत ही दिया गया। आप चार अधिकार हो गए आपके। पांचवा अधिकार है आपका बसने का अधिकार, बस जाने का अधिकार। देखिए बसने का अधिकार यानी आप कहीं भ्रमण पे गए, आप फिर एक जगह पर आपको ये जगह सही लगी, आप वहां पर बस गए, यह अधिकार भी आपको अनुच्छेद 19 के तहत ही मिलता है, ठीक है। कहीं पे भी बस सकते हैं, भारत में है अगर तो, बिना पता है आप दूसरे देश से आए रह गए तो ये थोड़ा ना होगा, भारत के हैं अगर तो, ठीक। फिर आपका एक बस जाने के अधिकार के बाद है छठवां है आपका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। देखिए आपने धन कमाया, आपका जो धन है वह आपका ही धन होगा, संपत्ति का अधिकार भी आपका अनुच्छेद 19 में आता है। किसमें आता है, 19 में आता है। आपका जो सातवां अधिकार है, आपका जो सातवां अधिकार है वह है व्यवसाय का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार। आप कहीं पर जाते हैं, बस जाते हैं, आपके पास संपत्ति भी है, ठीक है, वो सब आपके अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत आगे।
व्यवसाय, आपने अपनी संपत्ति से कोई व्यवसाय चालू किया, वह भी आपके मूल अधिकारों के अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है, तो आप व्यवसाय करेंगे वह भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आता आपके, वो आपका मूल अधिकार। क्या है मूल अधिकार? तो हम आपको एक बार सारे लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं थी। संविधान का रीढ़। ठीक, पहला आपका क्या है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति जिसे बोलने का अधिकार। ठीक है, दूसरा आपका क्या था? सभा। फिर आपका संगठन। सभा, अभिव्यक्ति बोलने का, सभा बनाने का, संगठन बनाने का, घूमने का, या आप बोले हिंदी में भ्रमण। ठीक है, घूमने का अधिकार भी आपका इसी के अंदर आता है। बस जाने का, दो 2 4 1 5। संपत्ति का और व्यवसाय का, यानी 1 2 3 4 5 6 7। यह सातों अधिकार आपके अनुच्छेद 19 के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? अनुच्छेद 19 के अंदर आते हैं, जिसे हम संविधान का रीढ़ या संविधान की रीढ़ कहते हैं। ये बहुत जरूरी है। आप देखिए, आपको बोलना है, ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपका अनुच्छेद 19 खत्म कर दिया जाता है, अनुच्छेद 19, तो आप बोल सकते हैं, बोलना बंद, सभा बना सकते हैं, खत्म, संगठन कोई बना सकते हैं? कोई नहीं बना सकते, कहीं पर घूम भी नहीं सकते, एक जगह खड़े रहो चुपचाप, बस भी नहीं सकते, लोग खड़े भी नहीं रह सकते। अब भाई ये हटाया भ्रमण का, बस तो सकती है, रुक तो सकते, बस भी नहीं सकते, वो भी खत्म। संपत्ति, खाओगे का संपत्ति नहीं है। व्यवसाय कोई है नहीं भैया, ना तो घूम सकते, ना बस सकते, ना संपत्ति रहेगी, ना व्यवसाय रहेगा, ना संगठन बना सकते, ना सभा बना सकते, और ना ही बोल सकते हैं। अगर अनुच्छेद 19 को हटा दिया जाए तो सारे अधिकार खत्म। समझ रहे हो क्यों संविधान की रीढ़ कहा गया है? भाई जब इंसान बोले ही ना तो फिर वो क्या करेगा? इंसान चले ना तो क्या करेगा? इंसान एक जगह पे भी ना खड़ा हो तो जाएगा कहाँ? इसीलिए इसे संविधान की रीढ़ कहा गया। क्या कहा गया है? संविधान की रीढ़। आज हमने आपको अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 19 तक एक एक करके जानकारी दी। अगली वीडियो में आपको अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 20 और 21। देखिए, अगर मान लीजिए किसी प्रकार की आपत्ति आती है तो एक बार ये हटाए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को नहीं हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता है। तो अगली वीडियो में अनुच्छेद 20 और 21 की बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।